स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गाइडर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही वायरल मॉडल पेपर जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो कि क्लास 10th में छात्र हैं उनके लिए है। और यह मॉडल पेपर जो है कि सामाजिक विज्ञान का है। यह मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बहुत ही वायरल हो चुका है। और जो बच्चे इस बार क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और जो 2024 में अपना एग्ज़ाम देंगे बोर्ड का, उन लोगों के लिए यह प्रश्न पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यह प्रश्न पत्र आप लोग पूरा हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके सामाजिक विज्ञान में 90+ नंबर आने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न पत्र को अगर आप कर लेंगे तो आप लोग की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देख लेते हैं पहले अपना यहाँ पर जो आपकी पेपर की समय अवधि होगी वह 3 घंटे होगी, 15 मिनट की होगी। और पूर्णांक कितने का होगा? पूरे 70 नंबर का होगा। ठीक है। और सामान्य निर्देश यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रारंभ में आपको जो 15 मिनट मिलते हैं यहाँ पर, वह आपको पढ़ने के लिए आराम से बैठकर पढ़ेंगे पहले। फिर उसके बाद से प्रश्न पत्र लिखेंगे। आपका जो पेपर होगा वह अ और ब 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव। आपको ये पता होना चाहिए इस बार बोर्ड परीक्षा में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और बाकी सब सब्जेक्टिव। और वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि टिक करने वाले होंगे, उन लोगों को OMR शीट मिलेगी आप लोग को। उस पर आप लोग का उसका आंसर ऐसे भरना होगा। ठीक है। तो देख लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका उत्तर OMR में भरना है। ठीक है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात कोई उसे काटे नहीं, काट पीट नहीं करना है, व्हाइटनर नहीं लगाना है, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक। जो लिखना है वह एक बार लिख देंगे। ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं व्हाइटनर नहीं लगाना है। देख सकते हैं यहाँ पर यदि प्रयोग ना करें खंड अ में, और जो आपका खंड ए है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें 20 ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। उसके बाद से हम लोग का चालू होता है खंड ब, जिसमें 50 अंक होंगे, मतलब 50 नंबर के होंगे, जो कि वर्णात्मक यानी कि लिखने वाले होंगे। और वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2 होंगे। और मानचित्र कार्य संबंधित होगा और 2 प्रश्न हैं। ठीक। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देख लेते हैं सामान्य निर्देश। और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समूचे अंक, मतलब ऐसे प्रश्न दिया है तो इसके आगे नंबर उसका लिखा होगा। ठीक। ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। दिए गए मानचित्र को उसके पुस्तिका आपको भारत का मैप भरने के लिए आएगा और उसके लिए एक पेपर आता है पहले से ही आपको पेपर में दिया जाएगा। तो ठीक है। संलग्न करना आवश्यक है। ठीक। दृष्टिबाधित पर जिसको दिखाई नहीं देता है, पर जो लड़का है जिसको दिखाई नहीं देता है उसके लिए मानचित्र कार्य उसके स्थान पर अलग से उसको अलग व्यवस्था रहेगी। जिसको दिखाई नहीं देता है जिस बच्चे को, उसके लिए मानचित्र भरने का कार्य अलग से दिया जाएगा, वहाँ पर आपके सेंटर पर बताया जाएगा। ठीक। तो बढ़ लेते हैं अपना, अब देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि देखिए हम लोग का खंड और शुरुआत होता है जो कि 20 अंक का है। बाकी सब यहाँ पर देखिए नंबर लिखे हुए हैं। यह बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक। तो देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। तो निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो क्या बिस्मार्क संबंधित है, या फिर नेपोलियन संबंधित है, या फिर ड्यूक मेटरनिक, या फिर जोसेफ मैथनी? तो मैं आपको बता दूं जो हमारा नेपोलियन था वह 1815 की वियना संधि से संबंधित है, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व है। तो इसमें पूछा गया है जो हम लोग का जो अ है, सभी जाति समूहों में उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। ब है हमारा सभी जाति समूहों के से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। और संप्रदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं जो भी सत्ता की साझेदारी होती है वह प्रत्येक आदमी के लिए क्या होती है? समान होती है। इसलिए संप्रदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। चाहे वो किसी भी जाति के हो, उनको समान अधिकार समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसलिए हम लोग का 100 ऑप्शन जो होगा वह राइट हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ हम लोग। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? तो पहला ऑप्शन है बाढ़ के कारण गिर गई थी, या फिर सूखे के कारण, या फिर महामंदी के कारण गिर गई थी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जब बाजार में किसी भी चीज़ की मतलब अधिकता हो जाती है तो उसका मूल्य घट जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को आसानी से मिलने लगता है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या होती है? खत्म हो जाती है। इसलिए जो हम लोग का ये सब ऑप्शन होगा वह सही होगा, क्योंकि महामंदी के कारण क्या होती है कि गेहूं 50% उसका रेट गिर गया था। ठीक। देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है अमेरिका में स्थित है, या फिर यूरोप में, या फिर अफ्रीका में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को याद रखेंगे कि अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स संस्थान स्थित है। ठीक। तो हम लोग का 100 ऑप्शन को क्या होगा? सही हो जाएगा। देख रहे थे अपना 5 क्वेश्चन। तो
आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा लक्षण ऐसा है जो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो कठोर संविधान, या फिर शक्तियों का केंद्रीकरण, या फिर संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो मैं आपको बता दूं, जो हम लोग का किसी भी देश का जो सरकार होती है, या फिर संघीय सरकार कह सकते हैं आप, संघीय सरकार जो होती है वह किसी के लिए भी कठोर संविधान नहीं लागू करती है। सबके लिए संविधान एक समान होता है, ठीक है। सबके लिए संविधान क्या होता है कि एक समान होता है। इसलिए जो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि कठोर संविधान नहीं रखती है कोई भी संघीय सरकार, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो होगा सही होगा। बढ़ते हैं अपने 6 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का क्या कारण है। इसमें बताना है हम लोग को समाज में किस कारण विभाजन होता है। तो धर्म के आधार पर होता है, या फिर भाषा के आधार पर, या और वह दोनों के ऊपर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि धर्म के आधार पर तो मतलब भेदभाव होता ही है लोगों में, यानी कि विभाजन होगा। यानी और इस समय तो भाषा में भी होने लगा है भेदभाव, यानी कि भाषा से भी क्या होता है कि विभाजन और भेदभाव उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार जो हम लोग का और वो ऑप्शन जो होगा, यानी कि 100 ऑप्शन जो होगा ओवरऑल वो सही होगा, क्योंकि क्या होता है कि समाज में विभाजन धर्म और भाषा के आधार पर किया जाता है। देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ है। तो है हम लोग का समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लैंगिक विभाजन की हम बात करेंगे तो क्या होगा, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका होगी। जब विभाजन होगा तो भूमिका असमान होगी, यानी कि महिलाएं उनकी सोच कुछ अलग होती है और पुरुषों की सोच कुछ अलग होती है। इस प्रकार विभाजन होगा, यानी कि असमानताएं उत्पन्न होंगी। इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन जो होगा वह राइट हो जाएगा। देख लेते हैं अपना 8वां क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है, यानी किस देश से हुआ। तो ये बहुत ही आसान है। किसी भी मतलब क्या कहते हैं कि राष्ट्रवाद का जो उदय है सर्वप्रथम फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। किससे, फ्रांस से, यानी कि 1789 ईस्वी में, ठीक है। यानी कि राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ, फ्रांस से हुआ। वो ऑप्शन राइट होगा। देख लेते हैं अपना 9 क्वेश्चन। ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था। तो पहला है हम लोग का रूसो को माना, या फिर विक्टर एमेनुअल को माना, या फिर कार्विन को माना, या फिर जोसेफ मैथनी को। तो मैं बता दूं, जो हमारे ड्यूक मैटरनिक थे वो हमारे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन जोसेफ मैथनी को बताया था, ठीक है। आप लोग को बुक में ये दिया हुआ है, इसलिए इसको याद रखेंगे आप लोग। तो 2 ऑप्शन जो हम लोग का सही होगा, यानी कि ड्यूक मैटरनिक ने समाज का सबसे बड़ा दुश्मन जोसेफ मैथनी को बताया था। देख लेते हैं अपना 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन बोल रहा है लोकतंत्र शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि। इसमें बताना है कि लोकतंत्र जो है वह अन्य शासन व्यवस्थाओं से क्यों अच्छी है, क्या कारण है। तो नागरिक में समानता को बढ़ावा देती है ये लोकतंत्र शासन व्यवस्था, या फिर व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है, या वह दोनों होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी लोकतंत्र शासन व्यवस्था होती है वो नागरिकों में समानता तो प्रदर्शित करती है, ठीक। ये तो सबको मालूम है कि जो हमारा लोकतंत्र होता है वो सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, सबको एक समान मतलब व्यवहार देता है, सबको एक समान अधिकार देता है, ठीक है। और दूसरा हमारा ऑप्शन होता है व्यक्ति की गरिमा, यानी कि व्यक्ति को वो मोटिवेट करता है। क्या करता है, व्यक्ति को मोटिवेशन देता है। इस प्रकार जो हम लोग का 2 ऑप्शन है, 100 ऑप्शन होगा वह सही होगा, यानी कि ऊपर का और वह दोनों राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हो अपना 11 नंबर का क्वेश्चन। तो मृदा, इसमें पूछा हुआ है मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है। तो पहला है अनवीकरणीय संसाधन, या फिर अनवीकरणीय संसाधन, या फिर जैव संसाधन, या फिर संभावी संसाधन। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वह राइट हो जाएगा, क्योंकि मृदा जो होती है हमारी नवीकरणीय योग्य संसाधन होती है। इसको आप लोग जरूर से याद रखेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेंगे, ये जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, ऐसा आप जान लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 12th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से पंजाब में भू संकुचन यानी कि भू छनन या फिर भूमि कटाव का मुख्य कारण क्या है। तो गहन खेती, या फिर अधिक सिंचाई, या फिर वनोन्मूलन, या फिर अति पशुचारण। तो मैं आपको सीधा बता दूं, इन चारों ऑप्शन में सभी से क्या होता है कि भू छनन होता है, परंतु सबसे अधिक जो सिंचाई मतलब भू छनन होता है वह अधिक सिंचाई के कारण होता है पंजाब में। इस प्रकार जो हम लोग का वो ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा, यानी कि पंजाब में अधिक भूमि कटाव किसके कारण होती है, तो अधिक सिंचाई के कारण, क्योंकि उधर खेती अधिक ज़्यादा होती है।
देख लेते हैं अपना 13 नंबर का क्वेश्चन। तो 13 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है ये कि भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। हम लोग को ये बताना है कि भारत के कौन से राज्य में लड़कों यानी कि बच्चों की मृत्यु दर बहुत ही कम है, वहाँ पर लड़के बहुत ही कम मरते हैं। तो पहला है केरल, दूसरा है बिहार या फिर पंजाब, और हाँ 2 है हमारा हरियाणा। तो मैं आपको बता दूँ, जो हम लोग का केरल है वहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम है, बहुत ही कम है पूरे भारत के राज्यों में से। इस प्रकार जो हम लोग का ऑप्शन होगा वह राइट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 14वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें ऑप्शन है रोजगार की परिस्थितियों, या फिर आर्थिक क्रिया की प्रकृति, या फिर स्व उद्यम का स्थायित्व, या फिर 2 किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो इसका जो हम लोग का सो ऑप्शन होगा वो राइट होगा, क्योंकि उद्यम का स्थायित्व के कारण क्या होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मजदूरों को क्या है कि विभाजित किया जाता है, यानी कि सो ऑप्शन राइट होगा। 15वें नंबर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो इसमें बोल रहा है भूमि क्षरण से क्या तात्पर्य है। भूमि का अनुपजाऊ होना, या फिर भूमि का दलदली होना, या फिर भूमि को अनुपजाऊ होना, या फिर भूमि को योजनाबद्ध उपयोग। तो भूमि क्षरण का मतलब क्या होता है, भूमि कटाव, यानी कि वहाँ से भूमि का हानि होती है। भूमि का हानि होगी तो क्या होगा कि वहाँ की जो मिट्टी होगी अनुपजाऊ, वहाँ पर कोई भी अनाज मतलब उगेगा ही नहीं। इस प्रकार जो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वह भूमि का अनुपजाऊ होना होगा। ठीक है, क्या होगा, भूमि क्षरण से भूमि जो होती है अनुपजाऊ, कोई अनाज उस भूमि पर नहीं उगता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, 16वां बोल रहा है कि गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो दामोदर घाटी में, या फिर सोना घाटी में, या फिर महानदी घाटी में, या फिर चंबल घाटी में। तो इसका जो हम लोग का 2 ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, क्योंकि गोंडवाना कोयला दामोदर घाटी, सोन घाटी और महानदी घाटी तीनों में पाया जाता है, परंतु चंबल घाटी एक ऐसी ही घाटी है जिसमें गोंडवाना कोयला का जमाव नहीं पाया जाता है। ठीक, इसलिए हम लोग का 2 ऑप्शन जो होगा वह राइट हो जाएगा। ठीक, 2 ऑप्शन। देख लेते हैं अपना 17वें नंबर का क्वेश्चन। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य क्या होगा। इसमें पूछ रहा है कि जो भी मजदूर जिसके पास कोई किसी प्रकार की ज़मीन नहीं है, उन लोगों के लिए उनके दिमाग से विकास का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है उपज का ज़्यादा समर्थन। तो भाई उनके पास खेती ही नहीं है तो कहाँ से उनका उपज होगा। इस प्रकार यह फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, पहला ऑप्शन गलत हुआ। और दूसरा ऑप्शन दिया है वो अपने बच्चों को विदेश भेजेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो विदेश कहाँ से भेजेंगे, नहीं भेज सकते हैं क्योंकि गरीब हैं वो। अधिक मजदूरी क्योंकि वह भूमिहीन है, मजदूर हैं, तो उन लोगों को अधिक काम चाहिए। काम वो करेंगे तो क्या होगा, उनको पैसा मिलेगा, यानी कि वह ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या मिले, काम मिले। तो काम मिलेगा तो वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों को पैसा मिलेगा। इस प्रकार जो हम लोग का 100 ऑप्शन होगा वह राइट हो जाएगा। ठीक, देख लेते हैं अपना 18वें नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। ठीक, पहला ऑप्शन है हम लोग का सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधक का प्रयोग कर सकती है। वो ऑप्शन है हमारा सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित हो रही हैं। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, या फिर अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्यम की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो इसका जो हम लोग का 100 ऑप्शन होगा वह सही होगा, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन व्यापार जो है अवरोधकों को बढ़ावा देती है। क्या होती है, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देती है। ठीक, 100 ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। देख लेते हैं अपना 19 नंबर का क्वेश्चन। अच्छे से समझिएगा ये सब क्वेश्चन को, आप लोग को बहुत ही मतलब अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं, बहुत ही आसानी वे में, तो आप लोग को क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो पहला है कोयला है, या फिर भूतापीय ऊर्जा है, या फिर और वह दोनों है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो भूतापीय ऊर्जा जो होती है हमारी गैर परंपरागत होती है। कौन सी, गैर परंपरागत। यह परंपरागत नहीं होती है, इसलिए क्या होगा हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक, हम लोग को इसमें पूछा है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ये भूतापीय ऊर्जा जो है मतलब कोयला तो हम लोग का परंपरागत है। ठीक, और फिर मुझे कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, कोयला भी नहीं होगा, क्योंकि कोयला परंपरागत का है। ठीक, परंपरागत का है, हम लोग को बताना है परंपरागत का नहीं है। तो भूतापीय जो ऊर्जा है हम लोग की परंपरागत नहीं है, बल्कि वह गैर परंपरागत का है। इस प्रकार जो हम लोग का वो ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा। देख लेते हैं अपना 20 नंबर का क्वेश्चन। तो वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन है इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर गई, या फिर है हम लोग का उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग को बताना है
कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो इसका जो सौ ऑप्शन है हम लोग का वह राइट होगा, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर गई। जब कोई भी कंपनी किसी देश में अपना आदान प्रदान करेगी तो देश क्या होंगे, देशों के पास धनी आमदनी बढ़ेगी। इस प्रकार जो लोगों की स्थिति होगी, आर्थिक स्थिति होगी, वह बेटर होती जाएगी। इस प्रकार सौ ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो क्या हो जाएगा कि राइट हो जाएगा। ठीक है, सौ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और इसी तरीके की वीडियो से या फिर इन्फॉर्मेशन से संबंधित रहने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और इसी तरह मैं क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराता रहूँगा और आप लोग इसको तैयार करते रहेंगे। ठीक है, केवल वीडियो में देखिएगा आप लोग, जो आप लोग को आए उसको कमेंट करेंगे उसका ऑप्शन, और जो आपको नहीं आए वो कॉपी में क्या करेंगे अपने नोट करते चलेंगे। इस प्रकार आपका वो क्वेश्चन तैयार होता रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।